सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर में बात करने वाले हैं जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है, रक्त परिसंचरण तंत्र है, इसका जो रिवीजन बैच है, उस रिवीजन बैच के अंदर आज अपन जो इसके वन लाइनर आपके जो क्वेश्चंस आते हैं उन क्वेश्चंस को अपन डिस्कस करेंगे। आप सबको पता है कि कंप्लीट अपना ये नया चैनल बनाया है सबसे पहले तो इस चैनल को भी आप सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो अपना मेन चैनल है उसके ऊपर अपन लैब असिस्टेंट की कंप्लीट क्लासेस लेके आ रहे हैं आपके साइंस की, जिसके अंदर से आपकी जूलॉजी को अपन ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, अपन बॉटनी अब स्टार्ट कर देंगे। वो तो होगी उस चैनल की बात। ये जो चैनल है इसके ऊपर जो जो चीजें अपन ने पढ़ ली है लैब असिस्टेंट से रिलेटेड, उन चीजों का अपन क्या लेके चल रहे हैं, रिवीजन बैच लेके चल रहे हैं कि जो चीज आपने पढ़ी है वो चीज कितनी आपको याद हुई है। अपन को फास्टली अब उन चीजों को रिवाइज करना चाहे तो उसके लिए अपन ने क्या है, ये जो आपका बैच है इस बैच को अपन ने क्या किया है, लॉन्च किया है। तो इस भी चैनल को आप सबके सब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अपन कंप्लीट जो आपकी लैब असिस्टेंट है वो अपन यहां पर करने वाले हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट कर लेते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम में देखें तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, काफी सारे लोग कहते हैं सर टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही है। अपन ने फ्री के अंदर टेस्ट सीरीज डाल रखी है, फ्री में नोट्स डाल रखे हैं लैब असिस्टेंट के, वो कैसे मिलेंगे आपको? तो सिंपली आपको प्ले स्टोर पे जाना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके भी आप सर्च कर लीजिएगा। जैसे ही आप ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा लॉगिन होने के बाद में। लॉगिन होने के बाद में यहां पर आपको 3 लाइन दिखाई दे रही होगी। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो यहां पर आपको फ्री मटेरियल शो हो रहा होगा। इस फ्री मटेरियल पे जैसे ही आप टैप करते हैं तो यहां पर आपको लैब असिस्टेंट के नोट्स दिखाई दे रहे होंगे। इस पे जैसे ही टैप करेंगे तो यहां तो आपको नोट्स मिल जाएंगे, और ऊपर की साइड में देखेंगे तो यहां पर आपको टेस्ट दिखाई दे रहा होगा। इस पे जैसे ही टैप करते हैं तो आपके सामने टेस्ट सीरीज आपकी क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी। तो चलिए, ये तो अपने टेस्ट सीरीज से रिलेटेड अपन ने क्या कर ली, सारी की सारी बातें कर ली। अब जो अपना मेन है, इस मेन चीज को अपन स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सबको पता है अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को कंप्लीट कर लिया है, इसके साथ साथ में जो आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अपन ने कंप्लीट कर लिया है। अब अपना जो मेन फोकस है वो सर्कुलेटरी सिस्टम रहेगा। इसके भी अपन +100 जो आपके क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को अपन क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। मतलब यदि अभी तक मान लीजिए कि आपने सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा भी नहीं है, बस आपको आइडिया लगाना है कि क्या है, तो ये पूरी सीरीज आप लोगों के लिए है। कि मान लीजिए आपने पहली कंडीशन तो ये होगी कि आप कहीं से भी पढ़ के आ रहे हैं, जरूर नहीं कह रहा कि भाई मेरे से ही पढ़िए, जहां से भी आपने पढ़ा है। अब वो चीज आपको कितनी याद हुई है, या उसके अंदर से अब जो जो मेन चीजें हैं उन मेन चीजों के लिए अपन वन लाइनर सीरीज लेके आते हैं, जिसमें टॉप जो आपके 100 क्वेश्चंस रहते हैं रिपीटेड मान लीजिए, या जिनके चांसेस रहते हैं एग्जाम में आने के, उन 100 क्वेश्चंस को अपन देख लेते हैं। ये सीरीज जैसे ही कंप्लीट हो जाएगी, सारे लेक्चर हो जाएंगे, फिर एक फाइनल एक सीरीज अपन और लेके आएंगे। ये लेके चलिए कि जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक कंप्लीट जो आपकी बायोलॉजी रहेगी, इसको मैं आपको 2 से 3 बार आपको डायरेक्ट तरीके से, इनडायरेक्ट तरीके से मैं आपको कवर करवा दूंगा। तो ये चैनल काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो भी चीज है आप लोगों के लिए यहाँ पे फ्री के अंदर है। चलिए, तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसके अंदर जो आपका ब्लड सर्कुलेशन है, इसको डिस्कवर किसने किया था, इसकी खोज किसने की थी? तो याद रखना, जो आपके विलियम हार्वे नामक वैज्ञानिक है, इन्होंने सर्कुलेटरी सिस्टम है इसकी खोज की थी, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम की। इसके अलावा आ जाता है कि जो आपका ब्लड होता है, यानी जो रक्त होता है, इसकी स्टडी को क्या बोलते हैं? तो रक्त की स्टडी को क्या बोला जाता है? हेमेटोलॉजी बोला जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि ह्यूमन बॉडी का जो आपका पीएच होता है, ह्यूमन का जो ब्लड होता है, उस ब्लड का जो पीएच होता है वो कितना होता है? तो याद रखना 7.4 क्या होता है, पीएच होता है। और हल्का क्या होता है? एल्केलाइन होता है। हल्का क्या होता है? क्षारीय होता है। इसके अलावा बात करें तो आरबीसी होती है, उसका ग्रेवयार्ड किसको बोला जाता है? कब्रिस्तान किसको बोला जाता है? तो आरबीसी का जो कब्रिस्तान है वो किसको बोला जाता है? आपकी जो स्प्लीन होती है, जो आपकी प्लिया होती है, उसको आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। जबकि पूछ लिया जाए कि एक जो हेल्दी पर्सन होता है, स्वस्थ मानव होता है, उसकी जो बीपी रहती है, उसका जो रक्तचाप रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, वो आखिरकार नॉर्मल सामान्य कितना माना जाता है? तो याद रखना 120/80 mmHg है। ये क्या होता है? एक सामान्य इंसान का क्या होता है? ब्लड प्रेशर होता है, उसकी बीपी होती है। तो एक बार एप्लीकेशन को है वो आप डाउनलोड है जरूर कीजिएगा। यहां पर आपको कंप्लीट जो नोट्स रहेंगे, इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज रहेगी वो आपको यहां पर मिल जाएगी।
चलिए अब आगे बात कर लेते हैं कि रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा होता है, कि भाई जो आपका ब्लड प्रेशर को मेजरमेंट कर सके वो उस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या होता है। तो याद रखना उसको बोला जाता है स्पिग्नोमेनोमीटर, नाम से इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा रक्त समूह होता है उसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है। तो यूनिवर्सल जो डोनर होता है उसको कौन सा होता है, आपका ओ नेगेटिव होता है। अब सपोज कीजिए यदि एग्जाम के अंदर एक तो आ जाता है ओ, एक आ जाता है आपका ओ पॉजिटिव, एक आ जाता है ओ नेगेटिव, एक मान लीजिए ए बी मान लीजिए, कोई अदर आप ऑप्शन मान लीजिए, तो हमेशा याद रखना आपका सबसे पहले आंसर कहां जाता है, ब्लड ग्रुप ओ के ऊपर। लेकिन यहां पर एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज कर दिया। तो याद रखना ब्लड ग्रुप जो आपका यूनिवर्सल डोनर रहता है वो ओ पॉजिटिव नहीं होता है, कौन सा होता है, ओ नेगेटिव होता है। ये आपको याद रखना है। ओके, ठीक ऐसे ही पूछ लिया जाए कि यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होता है, सर्व जो आपका सर्वग्राही कौन सा होता है। ये तो सर्वदाता हो गया, ये आपका ग्राही हो गया। तो ठीक ऐसे ही जो सर्वग्राही होता है वो कौन सा होता है, आपका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव होता है। कौन सा, ए बी पॉजिटिव, ना कि आपका ए बी नेगेटिव। ये आपको याद रखना है कौन सा होता है आपका ए बी पॉजिटिव, तो कौन सा होता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। एंड जो ओ नेगेटिव होता है वो कौन सा होता है, यूनिवर्सल डोनर होता है। चलिए आगे बात करें तो अगला आ जाता है कि जो हार्ट रहता है मानव का, उस हार्ट के अंदर कितने चैम्बर होते हैं। तो मानव का जो हार्ट होता है उसमें सीधी सी बात है कितने चैम्बर होते हैं, 4 आपके चैम्बर होते हैं। जैसे अपन बात करें तो ये आपका क्या आ जाता है भाई, मानव का हृदय आ जाता है। ये क्या आ जाता है, आपके मानव का हृदय आ जाता है, सीधी सी बात है। तो इसके अंदर कौन सा हो गया, ये तो आपका राइट कौन सा आ जाता है, एट्रियम आ जाता है। ये आपका कौन सा आ जाता है, लेफ्ट वाला एट्रियम आ जाता है। ठीक ऐसे ही ये आपका कौन सा आ जाता है, राइट वाला वेंट्रिकुलर आ जाता है। ये कौन सा आ जाता है, लेफ्ट वाला वेंट्रिकुलर आ जाता है। तो बोले तो 1 2 3 4 कितने होते हैं आपके, टोटल 4 आपके क्या रहते हैं, चैम्बर रहते हैं। इसके अलावा पूछ लिया जाए कि एक जो हेल्दी पर्सन रहता है उसका जो हार्ट है उस हृदय का वेट कितना होता है, वजन कितना होता है। तो लगभग याद रखना 250 से 300 ग्राम तक क्या होता है, एक स्वस्थ मानव का क्या होता है, हृदय का वजन होता है। चलिए आगे बात करें तो आ जाता है कि हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, कि जो आपका हीमोग्लोबिन होता है उसमें कौन सा मेटल प्रेजेंट होता है, कौन सी धातु प्रेजेंट होती है। तो वो आपको याद रखना है कौन होता है, जो आपका आयरन होता है, एफ यानी जो आपका लोहा होता है वो क्या होता है, इनमें प्रेजेंट होता है। जबकि जो आपकी व्हाइट ब्लड सेल्स होती है, बोले तो आपकी जो WBC होती है, इन WBC का मेन फंक्शन क्या होता है, कार्य क्या होता है। तो याद रखना जो आपकी इम्यूनिटी से रिलेटेड होती है, बोले तो रोग प्रतिरोधक क्षमता या जो आपकी डिफेंस मैकेनिज्म होती है बॉडी की, उससे रिलेटेड होती है कौन, आपकी WBC। अब पूछ लिया जाए कि जो आपकी RBC है, रेड ब्लड कार्पल्स या रेड ब्लड आपकी सेल है, इसकी लाइफ स्पिन कितनी होती है, इसका जीवन काल कितना होता है। तो लगभग कितना होता है, 120 दिन क्या होता है, RBC का जीवन काल होता है। ठीक ऐसे ही WBC का पूछ लिया जाए तो WBC का जो आपका जीवन काल है वो कितना होता है, 10 से 15 दिन तक क्या होता है, आपका जीवन काल रहने वाला है। ठीक ऐसे ही जो आपकी ब्लड क्लोटिंग फैक्टर होता है वो उस फैक्टर का नाम क्या होता है। तो ब्लड क्लोटिंग जो आपकी कोशिका होती है, जो फैक्टर होता है उसका नाम क्या होता है, आपका थ्रोम्बोसाइट। थ्रोम्बोसाइट बोले तो किसको बोला जाता है, जो आपकी प्लेटलेट्स होती है, उन प्लेटलेट्स का मेन काम क्या होता है, ब्लड को क्लोट कराने का क्या रहता है, काम रहता है। और जो आपका प्लेटलेट्स है इसको ही थ्रोम्बोसाइट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बात करें तो लार्जेस्ट जो आपकी आर्टरी होती है ये कौन सी होती है। तो लार्जेस्ट आर्टरी आपकी कौन सी होती है, जिसको क्या बोला जाता है, एरोटा बोला जाता है, महाधमनी बोला जाता है। और एरोटा है, इस एरोटा का फंक्शन क्या रहता है। तो याद रखना जो आपका एरोटा रहती है, ये जो आपका प्योर ब्लड होता है, उस प्योर ब्लड को क्या किया जाता है, बॉडी के जितने भी आपके पार्ट्स रहेंगे वहां तक जो भी आपकी धमनी ब्लड को लेके जाएगी वो आपकी कौन सी होती है, एरोटा होती है, जिसको महाधमनी बोला जाता है। ठीक ऐसे ही बोल दिया जाए कि जो लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, ये तो किसकी बात की थी, आर्टरी की बात की थी, धमनी की। अब सीरा की बात करें तो सबसे बड़ी सीरा कौन सी होती है, वो आपकी होती है वेना कावा। तो वेना कावा का काम क्या रहता है, तो वेना कावा कौन सी रहती है, एक तो इंफीरियर वेना कावा रहती है, एक सुपीरियर वेना कावा रहती है। ओवरऑल यदि वेना कावा के फंक्शन की काम करें, दोनों का फंक्शन सेम ही रहता है कि जो भी आपका शरीर है उस शरीर का जो भी इम्प्योर ब्लड
होता है, इम्प्योर ब्लड का मतलब हो गया जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है, कम होती है, CO2 की मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है, वो तो कहलाता है आपका इम्प्योर ब्लड। प्योर ब्लड बात करें, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और इधर वाला कौन सा हो गया, अभी जो बताया वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीजनेटेड ब्लड की बात करें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड या जो आपका प्योर ब्लड है वो उस ब्लड को बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा तो क्या होती है, ज्यादा होती है, CO2 की मात्रा कम होती है। तो इन दोनों ये जो टर्म्स होती है ना, इन टर्म्स को ध्यान रखना, कई बार एग्जामिनर इन टर्म्स के अंदर ही पेज घुमा देता है। तो ये जो आपकी वेना कावा होती है, ये क्या करती है, जो भी आपके शरीर का इम्प्योर ब्लड है इसको हार्ट के पास में लेके आती है, जबकि जो एरोटा होती है ये प्योर ब्लड को हार्ट से जो आपके ऑर्गन्स है बॉडी के, उन ऑर्गन्स तक ले जाने का काम करती है। चलिए आगे बात करें तो हृदय को ढकने वाली जो झिल्ली होती है, मतलब ये जो आपका हृदय है, ये जो आपका हृदय है, इस हृदय को ये जो यहां पे पूरी की पूरी जो एक झिल्ली रहती है, ये झिल्ली क्या करती है, इस हृदय को प्रोटेक्शन पहुंचाती है। इस झिल्ली को क्या बोला जाता है, पेरिकार्डियम बोला जाता है। ठीक ऐसे ही हृदय का पेस मेकर किसको बोला जाता है, तो जो आपका साइनोएट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड होता है जो यहां पर प्रेजेंट होता है, इसको क्या बोला जाता है, आपका ऐसे नोड बोला जाता है। देखिए कंप्लीट जो सर्कुलेटरी सिस्टम है ना, इसके हर एक लेक्चर को अपन ने डीपली स्टडी किया है, जो आपके एग्जाम में अच्छे से कहां से क्वेश्चंस बन सकता है, कैसे क्वेश्चंस बन सकता है, पूरी की पूरी जो थ्योरी है वो अपन ने डीपली पढ़ रखी है। तो आपने वो लेक्चर नहीं लिए हैं तो लेक्चर को ले लीजिएगा। अदरवाइज आप ओनली ये चाहते हैं कि भाई क्वेश्चंस ही पढ़ के अपन काम निकाल लेंगे, तो ये क्वेश्चन वाली सीरीज भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बोलता हूं, देखिए उस चैनल पे तो अपना क्या चल रहा है, लेक्चर चल रहे हैं, मतलब जितनी भी आपके लेक्चर्स रहेंगे वो चल रहे हैं। ये जो चैनल है इसके ऊपर आपका रिवीजन बेस चल रहा है। ठीक ऐसे ही जो प्ले स्टोर है वहां पे आपका क्या चल रहा है, टेस्ट सीरीज चल रही है। मतलब तीनों क्या है, एक दूसरे से रिलेटेड है। पूरा का पूरा अपन ने एक सर्कल बना रखा है कि कम से कम 3 बार क्या हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए। इसके बाद में जैसे ही एग्जाम पास में आएंगे उस टाइम पे अपन मैराथन क्लास चलाएंगे, उसके अंदर कंप्लीट अपन क्या करेंगे, एक दिन का एक टॉपिक करके 9 से 10 दिन के अंदर कंप्लीट आपकी जो बायोलॉजी रहेगी, इस बायोलॉजी को कवर अपन कर लेंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं आगे कि जो आपका नॉर्मल हार्ट है, ये जो हार्ट की जो धड़कन होती है, हार्ट बीट होती है, ये कितनी होनी चाहिए नॉर्मल स्वस्थ पर्सन के अंदर। तो एक जो स्वस्थ आपका पर्सन रहेगा, हेल्दी पर्सन रहेगा, ह्यूमन रहेगा, उसके अंदर 72 बार क्या होता है, दिल होता है, ये आपका प्रति मिनट क्या होता है, आपका बीट करता है। कि क्या प्रति मिनट क्या करता है, बीट करता है। चलिए फिर आगे बात कर लेते हैं कि जो आपका रक्त होता है, इस रक्त के अंदर जो आपका लिक्विड पार्ट होता है, तरल पार्ट होता है ब्लड का, वो कौन सा होता है, तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है, आपका प्लाज्मा वाला पार्ट होता है। और जो प्लाज्मा वाला पार्ट होता है ये कंप्लीट ब्लड का कितना होता है, 55% होता है। बाकी जो आपका ब्लड सेल्स वाला आ गया, ब्लड कार्पल्स वाला आ गया, जिसके अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आपकी आ जाती है, वो कितना होता है, आपका 45% पार्ट होता है। चलिए अब आगे बात करें तो जो आपकी प्लाज्मा वाला पार्ट है, ये जो प्लाज्मा वाला पार्ट है, इस प्लाज्मा वाले पार्ट के अंदर वाटर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो इस प्लाज्मा का लगभग 90 से 92% जो पार्ट है वो किसका होता है, भाई इसमें वाटर क्या होता है, आपका प्रेजेंट होता है। आगे बात करें तो आपका नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो आपका ब्लड होता है, मतलब प्राकृतिक आपका थक्का रोधी होता है, वो कौन सा होता है, वो आपका हिपेरिन होता है। तो जो आपका हिपेरिन होता है ना, ये हिपेरिन आपके ब्लड के अंदर फ्लो होता रहता है। अब सपोज कीजिए कि यदि ये हिपेरिन है, ये हिपेरिन आपके ब्लड में है ही नहीं, तो हिपेरिन यदि आपके ब्लड में नहीं होगा तो आपके ब्लड में क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी, बोले तो रक्त का थक्का बन जाएगा, जिससे क्या हो सकता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, जिसके कारण आपकी क्या हो सकती है, डेथ हो सकती है। इसलिए हिपेरिन क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। और ये हिपेरिन का मेन फंक्शन क्या होता है, पूछ लिया जाए तो हिपेरिन का फंक्शन इतना रहता है कि ये आपके शरीर में ब्लड क्लॉट को नहीं होने देता है। चलिए आगे बात करें तो रक्त में थक्का जमाने के लिए कौन से विटामिन की काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है। अब सपोज कीजिए कि आपके हाथ के ऊपर क्या लग जाए, कट लग जाए, अब वहां से ब्लड क्या हो जाएगा, फ्लो हो जाएगा। अब उस ब्लड को तो रोकना पड़ेगा ना, तो उस ब्लड को रोकने के लिए जो थक्का बनना है उसके लिए एक विटामिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो वो विटामिन कौन सा आ जाता है, आपका विटामिन के आ जाता है।
चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो WBC बनने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया होती है, उसको क्या बोला जाता है? तो उसको इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। इरिथ्रो का मतलब किससे आ जाता है? ब्लड सेल से आ जाता है। पोइसिस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का बनना, प्रोसेस होना, उसको क्या बोला जाता है? इरिथ्रोपोइसिस बोले तो रेड ब्लड सेल्स होती है, RBC होती है, उनके बनने की जो प्रोसेस होती है उसको इरिथ्रोपोइसिस बोला जाता है। अब ये पूछ लिया जाए कि भाई आखिरकार RBC बन कहां रही है? तो जो एक अडल्ट होता है उनके अंदर जो आपकी RBC होती है, ये RBC कहां बनती है? जो आपकी रेड ब्लड मेरोन होती है, मतलब सॉरी रेड बोन मेरो होती है, आपकी जो लाल अस्थि मज्जा होती है, उनके अंदर क्या होती है? ब्लड सेल्स है, ये आपकी बनती है। इसके अलावा जो हृदय की लब डब की जो धमनी है, तो उसमें याद रखना कि जो आपका हृदय होता है वो धक 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 इस तरह से बोलता है ना, उसमें क्या होती है? एक तो लब की ध्वनि आती है, एक इसके आती है दब की ध्वनि आती है। लब की बात करें तो लब की ध्वनि कब आती है? जब आपके कौन से होते हैं? एवी वोल्व होते हैं। मतलब एवी वोल्व आपके कौन से हो गए? जो आपका एट्रियम वाला हो गया, जो वेंट्रिकुलर वाला हो गया, ये दोनों के दोनों जब वोल होते हैं, ये बंद होते हैं, तब तो कौन सी होती है? आपके लब की आवाज आती है। लेकिन जब आपकी डब की ध्वनि है, ये कब आती है? जब आपके अर्धचंद्राकार जो आपके वोल्व होते हैं। अब ये अर्धचंद्राकार वोल्व कौन से होंगे? तो याद करिए कि देखिए, अपन थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं, बाकी अपन ने लेक्चर के अंदर इनको अच्छे से पढ़ रखा है। ये आपका कौन सा हो जाता है? हृदय हो जाता है। यहां पे होता है वोल्व, यहां पे तो आपका वोल्व हो गए। ये जो आपके दोनों के दोनों वोल्व है, ये तो कौन से आ जाते हैं? आपके एवी वोल्व आ जाते हैं। अब ये तो आपका कौन सा था? आपका राइट वाला कौन सा था? मान लीजिए आपका वेंट्रिकुलर है, ये आपका लेफ्ट वाला कौन सा है? वेंट्रिकुलर है। अब यहां से जो ब्लड जाएगा, इससे ये जो ब्लड जाएगा, यहां पे क्या होता है? आपके वोल्व प्रेजेंट रहेंगे, जो कैसे होते हैं? अर्धचंद्राकार होते हैं, जिन्हीं को बोला जाता है सेमी लूनार वोल्व बोला जाता है। सेमी लूनार वोल्व क्यों होता है? क्योंकि इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लगभग कैसे होती है? ऐसी होती है, तो अर्धचंद्राकार होती है, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? सेमी लूनार। लूनर का मतलब किससे होता है? चांद से होता है, और सेमी मतलब क्या हो जाता है? अर्ध, मतलब आधे चांद के जैसे दिखते हैं, इसलिए इनको सेमी लूनार वोल्व बोला जाता है। इनको मैंने अच्छे से डिटेल के अंदर वीडियो लेक्चर है उनके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है। आगे बात करें तो जो आपका हृदय है, इस हृदय के अध्ययन को क्या बोला जाता है? स्टडी को क्या बोला जाता है? तो इसको क्या बोला जाता है? कार्डियोलॉजी बोला जाता है, हृदय की स्टडी को। चलिए आगे बात करें तो जो आपका अशुद्ध ब्लड होता है, इम्प्योर ब्लड, या जिसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोले, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब क्या हो जाता है? कि ऐसा ब्लड जिसमें, ऐसा नहीं है कि अशुद्ध है मतलब इसमें और कुछ चीजें मिली होगी, बहुत सारी गंदगी होगी। यहां पे अशुद्ध का मतलब ये हो जाता है, डीऑक्सीजनेटेड का मतलब कि इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा तो कम है और CO2 की मात्रा क्या है? ज्यादा है। तो इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कौन सी धमनी होती है वो लेके जाती है? तो याद रखना उसको क्या बोला जाता है? जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, वो क्या करती है? इस ब्लड को कैरी करती है, अशुद्ध ब्लड को। जबकि प्योर जो आपका ब्लड होता है, बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, CO2 की कम होती है, उसको ले जाने वाली जो वेन है, जो सीरा है, उस सीरा का नाम क्या है? तो याद रखना उसको पल्मोनरी वेन बोला जाता है, बोले तो फुफ्फुसीय सीरा इसको बोला जाता है। चलिए ये चीज तो अपन ने बात कर ली। अब बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ी जो आपकी WBC होती है, वो WBC कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी वाली WBC को क्या बोला जाता है? मोनोसाइट बोला जाता है। ठीक ऐसे पूछ लिया जाए कि सबसे छोटी कौन सी होती है, तो सबसे छोटी जो WBC होती है उसको क्या बोला जाता है? लिम्फोसाइट बोला जाता है। और ब्लड के अंदर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC कौन सी होती है? तो वो आपकी कौन सी होती है? न्यूट्रोफिल्स होती है। तो ये सारी चीजें अपन ने इससे रिलेटेड देख ली। तो चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करें तो जो आपका रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, इसको कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? तो जो आपकी बीबी रहती है, बोले तो जो आपका ब्लड प्रेशर रहता है, रक्तचाप रहता है, इसको कंट्रोल आपकी एक ग्लैंड है जिसका नाम क्या बोला जाता है? एड्रिनल ग्लैंड बोला जाता है। ये क्या करती है? इसको आपका
कंट्रोल करती है। जबकि जो आपका रक्तचाप यदि हाई हो जाता है, बोले तो हाई जो ब्लड प्रेशर है, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो उसको सीधी सी बात है हाइपरटेंशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाइपरटेंशन किसको बोला जाता है? हाई ब्लड प्रेशर को बोला जाता है। किसी को नहीं बोलते क्या ज्यादा हाइपर मत हो, मतलब ज्यादा उछल मत, ज्यादा कूद मत। हाइपर का मतलब ही क्या हो जाता है? ज्यादा से आ जाता है। फिर ऐसा आ गया कि भाई जो आपका लो ब्लड प्रेशर होता है, लो बीपी होता है, इसको क्या बोला जाता है? तो इसको आपका हाइपोटेंशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हाइपोटेंशन बोलेंगे। चलिए आगे बात करें तो लोहे की कमी से, लोहे का मतलब यहां पे क्या हो गया? आयरन से हो गया कि आयरन की डिफिशियंसी से कौन सी डिजीज हो सकती है, कौन सी कमी हो सकती है? तो आयरन की कमी किससे रिलेटेड है? ब्लड से रिलेटेड है। यदि शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा कम हो जाए तो उससे क्या हो सकता है? आपको एनीमिया हो सकता है। इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन घूम के आ सकता है। चलिए आगे बात करें तो ब्लड कैंसर को वैज्ञानिक रूप से क्या कहते हैं? तो जो ब्लड कैंसर होता है उसको ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। पूछ लिया जाए ल्यूकेमिया क्या होती है, कौन सी कंडीशन होती है, तो ल्यूकेमिया का मतलब क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर से रिलेटेड हो जाता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करें तो जो आपका हृदय होता है, यानी हार्ट ऑफ हार्ट, मतलब हृदय का हृदय किसे बोला जाता है? तो हृदय का जो हृदय होता है वो जो आपका एवी नोड होता है उसको आपका बोला जाएगा। जबकि एक स्वस्थ मनुष्य होता है उसमें पूछ लिया जाए कि ब्लड की मात्रा कितनी होती है, तो उसमें ब्लड की मात्रा कितनी होती है? लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड की मात्रा होती है। आगे बात करें तो जो मनुष्य का हृदय होता है ये किस प्रकार का होता है? तो मानव का हृदय होता है ये कैसा होता है? मायोजेनिक होता है। मायोजेनिक का मतलब क्या हो गया? मायो का मतलब हो गया मसल से रिलेटेड, जेनिक का मतलब हो गया जनरेट। मतलब आपका मानव का जो मनुष्य का जो हृदय होता है ये कैसा होता है? मायोजेनिक होता है, मसल से जनरेट होने वाला आपका हर्ट होता है। जबकि जो ईसीजी होता है, पूछ लिया जाए कि जो ईसीजी होता है इसका उपयोग होता है वो किसके लिए किया जाता है? तो ईसीजी का उपयोग किया जाता है कि हार्ट की जो एक्टिविटी होती है, गतिविधि होती है, उसको देखने के लिए अपन क्या करते हैं? ईसीजी करवाई जाती है। जबकि ईसीजी का पूरा नाम पूछ लिया जाए तो ईसीजी का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। अब एग्जाम के अंदर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ लोग क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं, क्योंकि सीधी सी बात है ईसीजी का फुल फॉर्म, जी का मतलब लोग ज्यादातर क्या समझते हैं? ग्राफ से रिलेटेड कर लेते हैं। लेकिन जब ईसीजी का जो चित्र होता है, मतलब ईसीजी का ये जो आपका चित्र बन रहा है इस तरह से जो आपका ईसीजी का ये जो चित्र बनता है ना, इस चित्र को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इस डायग्राम को बोला जाता है। तो एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो ईसीजी के द्वारा जो चित्र बन रहा है इस चित्र को क्या बोला जाता है? तो इसको तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ बोला जाता है। जबकि जो ईसीजी की पूरी मतलब पूरा नाम है, फुल फॉर्म है, इसको इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम बोला जाता है। ये सारी चीजें अपने लेक्चर पढ़ा था तब मैंने आपको अच्छे से बताई थी। चलिए आगे बात करते हैं तो हृदय में किस भाग में जो आपका प्योर ब्लड होता है, बोले तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, वो ब्लड फ्लो होता है। तो याद रखना जो हृदय का लेफ्ट वाला पार्ट होता है उसके अंदर हमेशा कौन सा होता है? जो आपका प्योर ब्लड होता है वो प्योर ब्लड क्या होता है? फ्लो होता है। जबकि इम्प्योर ब्लड, बोले तो अशुद्ध ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये आपका जो राइट वाला पार्ट होता है, दाया पार्ट होता है उसमें। जैसे कि ये आपका क्या है? हृदय है। इस हृदय के अंदर जो आपका ये साइड वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? आपका राइट पार्ट हो जाता है। और इस साइड वाला पार्ट कौन सा आ जाता है? आपका लेफ्ट वाला पार्ट आ जाता है। तो ये जो लेफ्ट वाला पार्ट है इस दोनों में हमेशा कौन सा होता है? प्योर ब्लड होता है। और ये जो राइट वाला पार्ट है इसमें हमेशा कौन सा होता है? इम्प्योर ब्लड होता है। चाहे वो एट्रियम हो, चाहे वो वेंट्रिकल हो, इधर भी चाहे एट्रियम हो या चाहे वेंट्रिकल हो, मतलब राइट लेफ्ट साइड का जो एट्रियम वेंट्रिकल है इसमें तो प्योर ब्लड रहेगा, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। एंड इसमें जो राइट वाला पार्ट है इसका एट्रियम एंड वेंट्रिकुलर है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, बोले तो इम्प्योर ब्लड क्या होता है? आपका फ्लो होता है। अब जो फर्स्ट हृदय ट्रांसप्लांट है ये कौन से वैज्ञानिक के द्वारा किया गया है? तो डॉक्टर क्रिश्चियन बेनार्ड के द्वारा ये प्रथम जो आपका हृदय ट्रांसप्लांट है ये उनके द्वारा किया गया है।
आगे बात करें तो थक्के कारकों के बिना प्लाज्मा क्या कहलाता है, मतलब यदि प्लाज्मा होती है उस प्लाज्मा के अंदर से यदि अपन जो क्लॉटिंग फैक्टर है इन क्लॉटिंग फैक्टर को अपन बाहर निकाल दें तो अब वो क्या कहलाएगा, तो अब उसको क्या बोलेंगे, सीरम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सीरम बोला जाता है। तो सीरम किसको बोला जाएगा, जब अपन प्लाज्मा के अंदर से जो ब्लड प्लाज्मा है उस प्लाज्मा के अंदर से ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है उनको अपन क्या कर दे, बाहर निकाल दें। अब आ जाता है कि रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीजन होता है, तो जो आपका ब्लड ग्रुप ओ होता है इसके अंदर किसी भी प्रकार का एंटीजन है वो एंटीजन नहीं देखने को मिलेगा, जबकि इसमें जो एंटीबॉडी होती है वो एंटीबॉडी कौन सी होती है, आपकी ए एंड बी आपकी एंटीबॉडी क्या होती है इसके अंदर प्रेजेंट होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको डिटेल के अंदर पढ़ा रखी है। जो ब्लड ग्रुप वाला रहता है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट एंड काफी कंफ्यूजिंग वाली चीज है, तो इनको मैंने अच्छे से डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो एक बार वीडियो है, उन वीडियोस को आप जरूर देखिएगा। चलिए आगे बात करते हैं कि जो आपका डिस्कवर है आरएच फैक्टर, इन आरएच फैक्टर को सबसे पहले किसने खोजा था, तो जो आपके लैंड स्टीनर एंड जो विनर नामक वैज्ञानिक है इन्होंने आरएच फैक्टर की क्या की थी, खोज की थी। अब ये जो आरएच फैक्टर है ये आरएच फैक्टर इन्होंने किसमें खोजा था, तो ये आरएच फैक्टर इन्होंने जो रिसस मंकी होता है, बोले तो जो लाल मुंह वाला बंदर होता है उसके अंदर इन्होंने खोजा था। चलिए आगे बात करें तो जो अब आपका ब्लड ग्रुप है, ये जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की थी, तो याद रखना इसकी खोज जो आपके लैंड स्टीनर है उन्होंने की थी। या तो ब्लड ग्रुप आ सकता है या आपका एबीओ सिस्टम नाम से भी आ सकता है कि एबीओ सिस्टम है, इसको किसने डिस्कवर किया था, तो एबीओ सिस्टम को किसने डिस्कस किया था, जो आपके कोल लैंड स्टीनर है इन्होंने किया था। जबकि जो आरएच फैक्टर है, इस आरएच फैक्टर को जो आपके विनर एंड जो लैंड स्टीनर है इन दोनों ने खोज की थी। जबकि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मान लीजिए आपका जो हृदय है, ये हृदय क्या होता है, इसकी धड़कन होती है, इसकी जो बीटिंग होती है, ये हृदय की बीट यदि बंद हो जाए तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को बोला जाता है कार्डिक अरेस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उस कंडीशन को कार्डिक अरेस्ट बोला जाता है। अगला आ जाता है डबल सर्कुलेशन क्या होता है, तो डबल सर्कुलेशन का मतलब हो गया कि हार्ट से ब्लड का 2 बार घूमने की जो प्रोसेस होती है इसको डबल सर्कुलेशन कहा जाता है। जैसे 2 बार कैसे घूमता है, ये आपका हृदय, ये आपका क्या है, हृदय, यहां से सबसे पहले जो आपका ब्लड है, ये मान लीजिए ये तो आपकी क्या है, बॉडी है, मतलब बॉडी के जितने भी आपके शरीर के ऑर्गन हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं। ये मान लीजिए यहां पे क्या है, आपके भाई लंग्स है, आपके फेफड़े। अब क्या होगा, जो आपका ब्लड रहेगा, जो इंप्योर ब्लड होगा, वो इंप्योर ब्लड बॉडी के ऑर्गन से आएंगे और आपका राइट वाला पार्ट रहेगा एट्रियम वाला, इसके पास में जाएगा। यहां से ब्लड आपके किस में जाएगा, इस वेंट्रिकल वाले पार्ट में जाएगा। अब यहां से जो आपका ब्लड है, ये ब्लड कहां जाएगा, आपके लंग्स के पास में जाएगा कि भाई मेरे पास तो ऑक्सीजन की कमी है, तू क्या दे दे, ऑक्सीजन दे दे। तो अब ये वाला ब्लड क्या रहेगा, आपका ऑक्सीजन लेके आएगा। ये ऑक्सीजन लेके कहां आएगा, जो आपका राइट वाला लेफ्ट वाला पार्ट है जो एट्रियम वाला, इसके पास में आएगा। यहां से ये ब्लड वापस किसके पास में जाएगा, आपके नीचे वाला जो लेफ्ट वाला जो वेंट्रिकल है इसके पास में जाएगा। और इस लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड कहां आ जाएगा, वापस आपकी बॉडी के पास में चला जाएगा। मतलब जो आपका ब्लड देखिए 2 बार सर्कुलेट होके हार्ट के पास में आता है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, डबल सर्कुलेशन बोला जाता है। आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि डबल सर्कुलेशन किसको बोला जाता है। चलिए आगे बात करें कि भाई बाइकोस्पिड वोल्व क्या होता है, तो जो बाइकोस्पिड आपका वोल्व होता है इसको मिट्रल वोल्व के नाम से भी जाना जाता है। जबकि जो आपका ट्राइकोस्पिड वोल्व होता है इसको क्या अगला क्वेश्चन आ गया कि वोल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड जो आपका राइट वेंट्रिकल होता है, इनके बीच में जो वोल्व होता है उसको क्या बोला जाता है, इसको ट्राइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। जैसे कि मान लीजिए ये आपका क्या है, हार्ट है, हार्ट वाले में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। ये तो आ जाता है आपका राइट एट्रियम वाला पार्ट, ये आ जाता है लेफ्ट एट्रियम वाला पार्ट, ये आ जाता है राइट वेंट्रिकल वाला पार्ट, ये आ जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पार्ट। ये आपको पता चल गया होगा, ये दोनों राइट आपके क्या आ जाते हैं,
हाँ, ये आपके क्या आ जाते हैं, राइट वाला आपका एट्रियम, ये राइट वाला वेंट्रिकल, ये राइट वाला आपका लेफ्ट वाला एट्रियम, ये आपका लेफ्ट वाला वेंट्रिकल आ जाता है। ये जो राइट वाला एट्रियम एंड जो राइट वाला वेंट्रिकल है, यहां पर क्या होता है, इस तरह से तीन वोल्व यहां पे क्या होते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, जिसको क्या बोला जाता है, ट्राइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। तो ट्राइकोस्पिड वोल्व होता है, ये राइट एट्रियम एंड राइट आपका जो वेंट्रिकल होता है, इन दोनों के बीच में जो वोल्व प्रेजेंट होता है उसको ट्राइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। जबकि जो आपका लेफ्ट एट्रियम एंड जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां पर क्या होता है, एक दो ऐसे वोल्व पाए जाते हैं जिनको बाइकोस्पिड वोल्व बोला जाता है। बाइकोस्पिड वोल्व का ही दूसरा नाम होता है जिसको मिट्रल वोल्व बोला जाता है, माइट्रल वोल्व बोला जाता है। पूछ लिया जाए मिट्रल वोल्व आखिरकार प्रेजेंट कहां रहता है, तो जो आपका लेफ्ट वाला एट्रियम है एंड जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, इन दोनों के बीच में आपका कौन सा रहता है, बाइकोस्पिड वोल्व प्रेजेंट रहता है। अब कई बुक्स है उनके अंदर राइट वाला इस साइड में दे रखा है, लेफ्ट वाला इस साइड में दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस ट्रिक इतनी सी याद रख लेना, जहां पर भी राइट वेंट्रिकल एंड जो आपका राइट एट्रियम हो, वहां पर तीन वोल्व प्रेजेंट होते हैं। अब वो चाहे इधर हो चाहे वो उधर हो, बस आप अपने अकॉर्डिंग समझिएगा कि राइट जिधर भी आ गया ना, उधर आपका ट्राइकोस्पिड वोल्व रहेगा, और जिधर भी आपका लेफ्ट वाला पार्ट आ जाएगा, उधर क्या हो जाएगा, आपका बाइकोस्पिड या बोले तो माइट्रल वोल्व वहां पे क्या होगा, प्रेजेंट होगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करें कि जो ब्लड होती है, थिन ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज, मतलब विनिमय के लिए सबसे पतली रक्त वाहिनियां कौन सी होती है, तो उनको क्या बोला जाता है, आपकी कैपिलरीज बोला जाता है। कि धमनी सबसे, एरोटा आपकी सबसे बड़ी होगी, फिर धमनी आ जाती है, फिर धीरे धीरे वेन, ऐसे करके एक नेटवर्क बना रहता है। उसके अंदर जो लास्ट के अंदर आपकी पहुंच की जो आप पतली पतली अंगुलियां देख रहे हैं, ये जो लास्ट में होती है, यही आपकी क्या होती है, कैपिलरीज होती है। जबकि आगे बात करें कि जो आपकी आरबीसी है, यदि आरबीसी की संख्या कम हो जाती है शरीर के अंदर, उस कंडीशन को क्या बोला जाता है, तो याद रखना, उसको इरिथ्रोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। जबकि आरबीसी की संख्या है, ये यदि बढ़ जाती है तो इसको क्या बोला जाता है, पॉलीसिथेमिया के नाम से जाना जाता है इस कंडीशन को। चलिए आगे बात करें तो आ जाता है, कौन सी डब्ल्यूबीसी हिपेरिन एंड हिस्टामिन को क्या करती है, स्त्रावित करती है। तो याद रखना, जो आपकी बेसोफिल डब्ल्यूबीसी होती है, इसके द्वारा जो आपका हिपेरिन एंड जो हिस्टामिन होता है, इसका क्या किया जाता है, सिक्रेशन किया जाता है। जबकि आपके शरीर में मान लीजिए एलर्जी बढ़ गई, तो एलर्जी बढ़ जाती है, तो जो आपकी कौन सी डब्ल्यूबीसी है, वो डब्ल्यूबीसी एक्टिव हो जाएगी, तो वो आपकी रहती है इयोसिनोफिल। जो आपकी डब्ल्यूबीसी होती है, ये एलर्जी के टाइम पे क्या हो जाती है, इनकी संख्या बढ़ जाती है। जबकि जो लब डब की जो अपन ने ध्वनि सुनी थी, ये जो लब डब की ध्वनि होती है, धक धक वाली जो ध्वनि होती है, इस ध्वनि को किससे सुना जाता है, तो इसको स्टेथोस्कोप के द्वारा क्या होता है, सुना जाता है, जो डॉक्टर अपने कानों में लगाता है। आगे बात करें तो जो आपका हार्ट अटैक होता है, इसका जो चिकित्सकीय नाम होता है, मेडिकली जो नेम होता है, वो इसका क्या होता है, इसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन के नाम से इनको जाना जाता है। इन्फेक्शन के नाम से इसको, इन्फेक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। आगे बात करें तो जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, बोले तो जो प्योर ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है, वो ब्लड देखने में कैसा होता है, वो एकदम चमकीला, बोले तो ब्राइट कैसा होता है, एकदम लाल कलर का होता है, जो आपका प्योर ब्लड होता है। जबकि जो आपका अशुद्ध ब्लड होता है, बोले तो इंप्योर जो ब्लड आपका रहेगा, वो इंप्योर ब्लड कैसा होता है, डार्क रेड कलर का, या आप बोल सकते हो बैंगनी कलर का, बोले तो पर्पल कलर का ये आपका हो सकता है। जबकि सबसे छोटी जो आपकी ब्लड वेसल्स होती है, वो कौन सी होती है, उसको क्या बोला जाता है, आपकी कैपिलरी बोला जाता है। जबकि जो आपका दायां निलय होता है, वो किसके अंदर खुलता है, मतलब ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकुलर। तो जो आपका राइट वाला वेंट्रिकुलर है, वो किसके अंदर ओपन होता है, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी रहती है, उस पल्मोनरी आर्टरी के अंदर क्या होता है, वो आपका ओपन होता है। जबकि जो बायां निलय होता है, वो बायां निलय किसमें खुलता है, वो जो आपकी एरोटा होती है, उस एरोटा के अंदर ओपन होता है। एरोटा का काम क्या रहेगा, ये प्योर ब्लड जो आपका रहेगा, उसको कहां लेके जाएगा, आपके बॉडी के पास में लेके जाएगा। जबकि जो पल्मोनरी आर्टरी रहती है, ये पल्मोनरी आर्टरी क्या रहती है, ब्लड को कहां लेके जाएगी, जो आपका लंग्स रहेगा उसके पास में लेके जाएगी। ये चीज आपको याद रखनी है।
देखिए, एक चीज हमेशा याद रखना, जो आपकी आर्टरी होती है एंड जो आपकी वेन होती है, इनमें डिफरेंस क्या होता है। देखिए, मेन मैं आपको एक चीज बताता हूं, जो आपकी आर्टरी रहती है ना, देखिए ए से आर्टरी, आर्टरी से क्या हो गया, अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब जो आपकी आर्टरी रहती है, इसका हमेशा से एक ही फंडा रहता है कि ये जो आपका ब्लड रहेगा, उस ब्लड को हार्ट से कहां लेके जाएगी, दूर लेके जाएगी, अवे फ्रॉम, ए से आर्टरी, ए से आर्टरी और ए से अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब आर्टरी हमेशा रहेगी, वो ब्लड को हृदय से दूर लेके जाएगी। ये इसका पहला फंक्शन होता है। दूसरा इसका फंक्शन हो जाता है कि जो आपका आर्टरी रहेगी, इसमें हमेशा प्योर ब्लड ही क्या होगा, फ्लो होगा। लेकिन एक अपवाद आ जाता है, वो अपवाद कौन सा है थोड़ी देर में वो भी बताऊंगा। जबकि जो आपकी वेन होती है, वेन का मेन फंक्शन रहता है कि जो भी आपके शरीर के अंदर जो भी ब्लड है, इम्प्योर ब्लड, उसको हार्ट के पास में लेके आएगी। और इसकी भी एक खासियत होती है कि ये भी जो आपका इम्प्योर ब्लड रहता है, वो इम्प्योर ब्लड क्या होता है, इसके अंदर फ्लो रहता है। ये दोनों के दोनों क्या होते हैं, इनमें फंक्शन रहते हैं। लेकिन दोनों में ही क्या है, एक एक अपवाद है। दोनों में एक एक अपवाद क्या है कि जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होती है, इसका फंक्शन मैंने क्या बताया था कि भाई ये हमेशा ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी, राइट। और इसमें क्या होगा, प्योर ब्लड बहेगा। लेकिन एकमात्र ऐसी आर्टरी होती है जिसका नाम क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये इसके अंदर प्योर ब्लड की जगह कौन सा होता है, इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है। जो क्या कहता है, पहला अपनी कंडीशन तो फॉलो कर लेती है कि हार्ट को, मतलब ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रही है, लेकिन दूसरी कंडीशन फॉलो नहीं करती क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड रहता है और ये हार्ट से ब्लड को कहां लेके जाती है, लंग्स के पास में लेके जाती है। तो हार्ट से लंग्स के पास में जो इम्प्योर ब्लड लेके जाती है, वो कौन सी होती है, पल्मोनरी आर्टरी होती है। जबकि अब वेन की बात कर लेते हैं। जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, वेन का मैंने क्या फंक्शन बताए थे, दो फंक्शन आपको बताए थे कि एक तो ये ब्लड को हार्ट के पास में लेके आएगी, दूसरा इसमें प्योर इम्प्योर ब्लड रहेगा। लेकिन जो आपकी पल्मोनरी वेन होती है, एकमात्र ऐसी वेन होती है जो क्या होती है, ब्लड तो क्या लेके आ रही है, हार्ट के पास में लेके आ रही है, लेकिन कौन सा ब्लड लेके आती है, प्योर ब्लड लेके आती है। कैसे कि जो भी अब आपके लंग्स के पास में जो भी ब्लड गया था, वो ब्लड हार्ट के पास में आएगा, वो कौन लेके आएगा, पल्मोनरी वेन आपकी लेके आती है। ये दोनों के दोनों क्या है, अपवाद है कौन, पल्मोनरी आर्टरी एंड जो पल्मोनरी वेन है। ये सारी चीजें मैंने आपको लेक्चर्स के अंदर अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखी है। चलिए आगे बात करते हैं कि हृदय की गति को धीमा करने वाली तंत्रिका कौन सी होती है। उस तंत्रिका को बोला जाता है वेगस नर्व बोला जाता है। चलिए आगे बात करें तो जो बेबी आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम है, ये किसके कारण होता है। तो ब्लू बेबी जो सिंड्रोम होता है, ये आपका मिथेमोग्लोबिनियम के कारण होता है। चलिए आगे बात करें तो धमनियों की सख्त होने को क्या कहते हैं, तो इसको आर्टियोस्क्लेरोसिस के नाम से क्या जाता है, इसको जाना जाता है। आगे बात करें तो हृदय तरंगों की रिकॉर्ड करने वाला जो यंत्र होता है, उस यंत्र को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के नाम से इसको जाना जाता है। अगला आ जाता है कि टोटल जो आपका एक कार्डिक साइकिल होता है, वो कितने टाइम के अंदर पूरा हो जाता है, तो वो 0.8 सेकंड में क्या हो जाता है, आपका कंप्लीट हो जाता है। जबकि जो आपका एट्रियल सिस्टोल होता है, मतलब जो आपका आलिंद रहेगा, उसमें संकुचन बोले तो सिस्टोल होने में कितना टाइम लगता है, तो वो 0.1 सेकंड में क्या हो जाता है, सिस्टोल हो जाता है। देखिए ये जो सारी की सारी चीजें ना, कार्डिक साइकिल वाला, ये कार्डिक साइकिल वाला काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, तो इसको जो मैंने वीडियो बना रखी है ना, उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। और अदरवाइज आप यदि ओनली फॉर इनको याद ही करना चाहते हैं, तो याद करने के लिए आप सिर्फ इनको याद भी कैसे ही कर सकते हैं, समझना आपको है तो वो आपको वीडियो लेक्चर देखना पड़ेगा। चलिए आगे बात करें तो जो आपका निलय होता है, उस निलय में संकुचन का जो आपका समय होता है, वो समय कितना होता है, तो याद रखना वो आपका 0.3 सेकंड का क्या होता है, वहां पर आपका समय होता है। जबकि जो डायस्टोल होता है उस टाइम पे, मतलब डायस्टोल जो आपका ड्यूरेशन रहेगा, जॉइंट डायस्टोल जिसको बोलेंगे, वो कितने समय का होता है, वो आपका 0.4 समय का मिनट सेकंड का होता है। ये जो आपका कार्डिक साइकिल है, सिस्टोल डायस्टोल वाला, ये मैंने अच्छे से इनको एक्सप्लेन कर रखा है, तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा। इसके अलावा आप ये चाहते हैं कि नहीं हमें समझना नहीं है, हमें तो बस सिर्फ याद रखना है कि कैसे भी करके बस याद हो जाए चीजें, तो उसके लिए आप ये जो डेटा मैंने जो आपको बताया, इस डेटा को बस आप याद रख लीजिएगा, इतना ही आपके लिए काफी है। चलिए
आगे बात करें स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है, तो जो आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम होती है वो कितनी होती है, तो स्ट्रोक वॉल्यूम कितनी होती है आपकी 70 ml पर बीट होती है। 70 ml पर बीट का मतलब हार्ट होता है वो एक बार यदि बीट करेगा वो 70 ml तक जो ब्लड है इस ब्लड को फ्लो कर देगा, जिसको क्या बोला जाता है, स्ट्रोक वॉल्यूम के नाम से जाना जाता है। आगे बात करें कार्डिक आउटपुट क्या होता है, तो कार्डिक आउटपुट होता है, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू जो आपकी हार्ट रेट होती है उसको क्या बोला जाता है, कार्डिक आउटपुट बोला जाता है। जबकि एवरेज कार्डिक आउटपुट कितना होता है, तो एवरेज जो कार्डिक आउटपुट होता है वो लगभग आपका कितना होता है, 5 लीटर पर मिनट होता है। मतलब देखिए स्ट्रोक वॉल्यूम एक बार में स्ट्रोक वॉल्यूम में 70 ml हो गया एक बीट के अंदर, तो 72 बार हो रहा है, 70 को 72 से इंटू कर लीजिए, लगभग आपका 5 से 6 लीटर के समथिंग आता है। तो मतलब एक जो आउटपुट होता है कार्डिक का उसके अंदर लगभग मतलब वाले बात करें तो 1 मिनट के अंदर जो आपका हृदय होता है वो ब्लड को एक बार मतलब 5-6 लीटर जो ब्लड होता है उसको एक बार आपके शरीर के अंदर पूरा घुमा देता है 1 मिनट के अंदर। चलिए आगे बात करें तो किस रक्त समूह में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है, तो जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी होता है उसके अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा। जबकि जो आपका ए एंड बी जो एंटीबॉडीज होती है वो किस मतलब कौन से ब्लड ग्रुप में होती है कि ए एंटीबॉडी भी देखने को मिल जाएगी और बी एंटीबॉडी भी देखने को मिल जाएगी, तो वो आपका कौन सा होता है, ब्लड ग्रुप ओ होता है, उसके अंदर दोनों की दोनों एंटीबॉडीज आपको देखने को मिल जाती है। जबकि जो ऑस्मेटिक बैलेंस है इसको बनाने के लिए कौन सा प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन मौजूद होता है, तो उसका नाम कौन सा आ जाता है, आपका एल्ब्यूमिन आ जाता है। जबकि रक्षा प्रणाली के अंदर प्लाज्मा के अंदर कौन सा प्रोटीन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो उस प्रोटीन का नाम आ जाता है ग्लोबुलिन, आपका प्रोटीन आ जाता है। जबकि प्लाज्मा के अंदर उस प्रोटीन का नाम बताइए जो क्या करता है, ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो आपका आ जाता है फाइब्रिनोजन आ जाता है। जबकि जो याद रखना आपकी मतलब जो ब्लड क्लॉटिंग की जो प्रोसेस होती है ना उसकी जो 10 से 11 जो स्टेप है वो स्टेप काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। कई बार उन स्टेप के अंदर से भी क्वेश्चंस आ जाता है, किस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं, कैसे आते हैं, वो मैंने वीडियो लेक्चर्स में बता रखे, उनको आप अच्छे से देख लीजिएगा। आगे बात करें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है, ये आखिरकार कब होता है, ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस होता है इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये कंडीशन कब होगी, ये कंडीशन एक ही कंडीशन लगेगी तभी ये डिजीज किसी भी बच्चे में हो सकती है, या ये जो घटना है ये घटना कब हो सकती है, जिस टाइम पे कोई फीमेल है वो कौन सी है, आपकी RH नेगेटिव है, कौन सी है, RH नेगेटिव है। एंड जब उनके जो मतलब पतिदेव है वो कौन से हैं, उस महिला के वो कौन से हैं, RH आपके पॉजिटिव है। उसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, आपकी ये घटना आपको देखने को मिलती है। अब इसमें भी कब देखने को मिलेगी, जब इनका जो लड़का रहेगा या ना जो बच्चा रहेगा वो क्या हो, आपका RH पॉजिटिव हो, क्या हो, वो आपका RH पॉजिटिव हो। यदि वो लड़का या वो लड़की RH नेगेटिव रह जाती है तब तो किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। यदि वो RH पॉजिटिव हो जाता है तो ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। फर्स्ट टाइम में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, सेकंड टाइम के अंदर जब ये फीमेल फिर से प्रेग्नेंट होती है उस टाइम पे ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ये जो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस की पूरी जो प्रोसेस है ये किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता रखा है। आगे बात करें तो जो आपका पोर्टल सिस्टम होता है गट एंड लीवर के बीच में, इस पूरे के पूरे सिस्टम को क्या बोला जाता है, इसको हिपेटिक पोर्टल सिस्टम के नाम से जाना जाता है। जब कि रक्तचाप सबसे अधिक कहां पर होता है, कि ब्लड का प्रेशर होता है ये सबसे ज्यादा कहां होता है, तो ब्लड का सबसे ज्यादा जो प्रेशर होता है वो आपकी आर्टरियों के अंदर होता है। आर्टरी के अंदर भी बात करें तो जो आपकी एरोटा होती है उस एरोटा के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। जबकि सबसे कम जो ब्लड प्रेशर होता है वो आपकी किस में होता है, वेना कावा में होता है, बोले तो आपकी वेन्स में होता है, आपकी सिराओं में होता है। जबकि हार्ट बीट होती है स्टार्ट कहां से होती है, तो हार्ट बीट होता है ये आपका जो साइनोएट्रियल नोड होता है उससे क्या होती है, हार्ट बीट आपकी क्या हो जाती है, स्टार्ट
हो जाती है। जबकि आगे बात करें WBC की एक स्वस्थ हेल्दी पर्सन में सामान्यतः संख्या कितनी होती है? 6000 से 8000 प्रति mm³ क्या होती है? इनकी संख्या होती है। जबकि ऐसे ही प्लेटलेट्स की बात करें तो प्लेटलेट्स की संख्या भी एक हेल्दी पर्सन के अंदर 1.5 से 3.5 लाख प्रति mm³ तक क्या हो सकती है? इनकी संख्या हो सकती है। जबकि प्लेटलेट्स की यदि कमी हो जाती है, इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इसको थ्रोम्बोसाइटोपिनिया के नाम से जाना जाता है। जबकि जो आपकी लिम्फ होती है, इस लिम्फ में मान लीजिए यदि आपका ब्लड है वो ब्लड इसके अंदर प्रेजेंट नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे कि आरबीसी एंड जो आपकी प्लेटलेट्स उसको बोला जाता है। मतलब कि जब आपका जो लिम्फ है वो लिम्फ वाली कंडीशन कब आएगी? जब आपके ब्लड में से आरबीसी एंड प्लेटलेट्स इन दोनों को क्या कर देंगे? निकाल देंगे। तो जो लास्ट में जो बच गया उसको क्या बोला जाता है? आपका लिम्फ बोला जाता है। चीज आपको याद रखनी है। आगे बात करें तो लिम्फ का काम क्या रहता है? तो लिम्फ का काम रहता है कि तरल पदार्थ होते हैं उनको रक्त के अंदर लेके आने का काम किसका रहता है? आपके लसिका का बोले तो लिम्फ का क्या रहता है? फंक्शन रहता है। तो आज के लास्ट आपके सामने स्लाइड है कि टी लिम्फोसाइट होती है। ये टी लिम्फोसाइट आपकी कहां परिपक्व होती है? तो टी लिम्फोसाइट मैच्योर कहां होती है? जो आपकी थाइमस ग्रंथि होती है, थाइमस ग्लैंड होती है, यहां पर होती है। जबकि बी लिम्फोसाइट्स होती है, ये बी लिम्फोसाइट कहां पर मैच्योर होती है? जो आपकी बोन मैरो होती है, बोले तो जो आपकी अस्थि मज्जा होती है उसके अंदर मैच्योर होती है। जबकि एंजिना पेक्टोरोसिस होती है, एंजाइना पेक्टोरोसिस, ये डिजीज आखिरकार क्या होता है? इस कंडीशन में क्या होता है? ये कंडीशन बोलेंगे जिस टाइम पे आपको चेस्ट के अंदर क्या होता है? पेन होता है, उसको एंजाइना पेक्टोरोसिस के नाम से जाना जाता है। जबकि हृदय के वाल्व किसके बने होते हैं? तो हृदय के जो वाल्व होते हैं, हार्ट के जो वाल्व होते हैं वो किसके बने होते हैं? आपके एंडोकार्डियम जो फोल्ड होते हैं उनके क्या होते हैं? ये बने होते हैं। जबकि रक्त वाहिकाओं का जो अध्ययन होता है तो इसके अध्ययन को क्या बोला जाता है? इसको एंजियोलॉजी के नाम से क्या है? इसको जाना जाता है। तो ये अपन ने कंप्लीटली बात कर ली है जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है। इस सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो आपके टोटल कितने 100 क्वेश्चंस को अपन ने देख लिया है। ओवरऑल सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन ने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। जबकि टेस्ट सीरीज का नोट्स का मैंने आपको बता रखा है, प्ले स्टोर पे दादिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन नाम से है, तो इसको एप्लीकेशन को डाउनलोड जरूर कीजिएगा। काफी बेनिफिशियल कंटेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ में इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो आप डाउट के अंदर कमेंट सेक्शन है, इस कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो के अंदर, अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ में फिर मिलते हैं। लेकिन जो भी कंप्लीट आपका लैब असिस्टेंट की क्लासें ये अपना जो मेन चैनल है उसके ऊपर चल रही है, तो वो क्लासेस यदि आपने ज्वाइन नहीं की है, नहीं देखी है, तो उन क्लासों को भी आप देखिए। इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी लगाइए, आपके एग्जाम है वो नजदीक आने वाले हैं। तो चलिए फिर अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे। थैंक यू।